नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। शाम को 6 बजे तक मतदान होंगे। इनमें कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद में खाली हुई है, वहीं कुछ सीटें विधायक के निधन होने के बाद में खाली हुई है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि 13 राज्यों की 13 सीटों पर 7 राज्यों की 13 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। बंगाल की 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अन्य 10 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 8 सीट गई हुई थी। लेकिन अब की बार जो उपचुनाव हो रहे हैं वो बड़े ही टफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में ये चुनावी जंग है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रहने के कारण बीजेपी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए उपचुनाव में दमखम बीजेपी ने अपना लगाया है। अपना दावा चुनाव में जीत का भी ठोका है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव की सफलता को भुनाने की यहां पर कोशिश लगातार कर रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। बिहार की रूपोली जो सीट है वहां पर वोटिंग की जा रही है। उपचुनाव वहां पर है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद में एक बार फिर से चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। रूपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर सरगर्मी लगातार देखने को मिल रही है। चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने है। जनता दल यूनाइटेड ने रूपोली सीट से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने एक बार फिर से बीमा भारती पर ही भरोसा जताया है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि ये जो चुनावी लड़ाई है वो यहां पर टफ मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे स्टेटों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की यहां पर बद्रीनाथ विधानसभा सीट है, इस पर वोटिंग की जा रही है। ये सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मार्च के महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ये सीट खाली हुई। अब यहां पर वोटिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर मंगलौर सीट की बात करें तो मंगलौर पर भी लगातार मतदान जारी है। मतदान के बीच में सुबह सूचना मिली थी कि मंगलौर में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। गोलीबारी की घटना भी यहां पर सामने आई थी, लेकिन सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली तो टीम मौके पर पहुंची और वोटिंग भी फिलहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शुरू की गई है। बता दें कि मंगलौर सीट पर हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने यहां पर सहानुभूति के तौर पर सहानुभूति बटोरने के लिए दिवंगत विधायक सरबत करीम के बेटे उबैदुर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन देखना होगा कि बीएसपी यहां पर कितनी सफल होती है, क्योंकि लगातार यहां पर बीएसपी का कब्जा रहा है। हालांकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि आज तक बीजेपी का इस सीट पर खाता तक नहीं खुल पाया है और इसीलिए ये लड़ाई बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और यहाँ पर कई और उम्मीदवार है जो कि प्रत्याशी जो है निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, जो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस को भी टक्कर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की कर ली जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा सीट पर यहाँ पर चुनावी वोटिंग हो रही है। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर अगर माहौल देखा जाए तो लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाकर की कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर मुसीबतें बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी भी दमखम के साथ में मैदान है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी साख बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फेस के भरोसे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा पर बीजेपी की नजर है और जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस के अजय गढ़ को यहाँ पर भेदा है, कांग्रेस के किले में सेंध लगाई है। लगातार बीजेपी अब एक और नजर है उनकी अमरवाड़ा सीट पर। देखना होगा कि अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी कील ठोंकने में कितनी सफल हो पाती है। और बता दें कि लगातार वोटिंग की जा रही है। अगर दूसरे स्टेटों की और बात की करें तो लगभग सभी राज्यों में औसतन 50% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे, चुनाव की अपडेट्स देंगे। हमारे साथ में राजेश सक्सेना जी जुड़े हैं, हमारे स्थानीय संपादक है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा अर्चना धिंगरा जी हमारे साथ में जुड़ी है, हरिद्वार से संवाददाता है, वो चुनाव की तमाम अपडेट्स देंगी। इसके अलावा शेख मकबूल हमारे साथ में जुड़े हैं बिहार से, वो तमाम बड़ी अपडेट्स बिहार की हमको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट का, क्योंकि यहां पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी ने इस सीट को हॉट सीट बना दिया। राजेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि
एक तरफ जब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त से ही छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति अपनाई और वो रणनीति कामयाब भी हुई। और देखा हमने कि किस प्रकार से 29 की 29 सीटों पर यहां पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उस अभेद किलो को भी भेद दिया जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। लेकिन एक बार फिर से ये मिनी जंग है, इस मिनी जंग में क्या बीजेपी सफल हो पाएगी? जिस तरह से मनीष साहब ने जिक्र किया अमरवाड़ा का और छिंदवाड़ा की ये अमरवाड़ा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वैसे छिंदवाड़ा को कमलनाथ के गढ़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की उस गढ़ में सेंध लगा दी है, यानी कि लंबे समय बाद ये पहला मौका है कि जब वहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। क्योंकि जब हम अमरवाड़ा सीट की जब हम बात करते हैं तो बात आती है कि 2023 में जिस तरह से जो चीज़ें रही हैं, एक तरफ 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जीती थी, लेकिन जब बात छिंदवाड़ा की आई, छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें, लेकिन 7 की 7 कांग्रेस ने जीती थी। बाद में जिस तरह से कमलेश शाह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसी की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है और कमलेश शाह को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो आंचल कुंड धाम के शाह हैं उनको अपना कैंडिडेट बनाया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार, भले वो 2003 में जिस तरह से मनोहर सिंह भट्टी वहाँ से जीते थे, लेकिन उसके बाद भले चुनाव ना जीता हो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, लेकिन कभी दूसरे नंबर पर कभी तीसरे नंबर पर वो रही है और एक बार फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में है। वहाँ से देव रावेन जो भरावी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पहले मनीष, मैंने कई बार चर्चा में ये कहा है कि एक विधानसभा की सीट है और एक सीट से ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सेहत में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और ना फिर कांग्रेस की ज़्यादा सेहत में। लेकिन इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो दूसरे के लिए काफ़ी ये अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब अब ये कह रही है कि हमने कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा दी है, तो वो कहीं ना कहीं इस सीट को भी जीत कर ये बताएगी कि अब पूरी तरीके से छिंदवाड़ा जो गढ़ वो कमलनाथ का नहीं रहा, अब वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन रहा है। दूसरी तरफ इस सीट के जरिए, क्योंकि कमलेश शाह लगातार 3 बार कांग्रेस की टिकट से जीते, 23 में भी कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो उससे जीते, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो दो चीजें हैं, एक तरफ कांग्रेस कमलेश शाह को सबक सिखाना चाहती है, दूसरी तरफ कमलनाथ ये चाहते हैं कि ठीक है भले आपने एक चुनाव जीत लिया, लेकिन अभी भी ये कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ का गढ़ रहेगा। एक चीज का अंतर इस चुनाव में जरूर दिख रहा है मनीष, उसमें कि अभी जितने भी चुनाव होते थे, जब छिंदवाड़ा की बात आती थी तो पूरी तरीके से कमलनाथ या उनका परिवार चुनाव में एक्टिव रहता है, लेकिन इस बार कमलनाथ के साथ जीतू पटवारी जी को पीसीसी चीफ और साथ में कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं पूरी ताकत उन्होंने झोंकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है, पूरे कैबिनेट के जो उनके सदस्य उन्होंने ताकत झोंकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण अमरवाड़ा का ये अखाड़ा है। बिल्कुल ठीक है और बेहद अहम ये लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ये सभी के लिए नाक का सवाल बन गई है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंकी हुई है, कांग्रेस ने भी पूरी पार्टी को वहां पर झोंक दिया हुआ। देखिए, शाह बनाम शाह की लड़ाई, एक तरफ धीरेन्द्र शाह है और दूसरी तरफ कमलेश शाह है। कमलेश शाह का जो अनुभव रहा है, जो उनका राजनीतिक करियर है, उसके मुकाबले अगर हम धीरेन्द्र शाह का अगर करियर देखें, उनकी उम्र देखें, तो महज 35 साल के धीरेन्द्र शाह, क्या लगता है आपको कि जो राजनीति में निपुण हो और जिनके पीछे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के जो तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जिनका नाम बड़े नेताओं में माना, जैसे बीडी शर्मा का नाम, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ की, मंच पर ही कह दिया था कि ये देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन संगठन के तौर पर अगर हम इनको देखें तो इनकी रणनीति बेहद ही कारगर साबित होती है। तो ऐसे नेताओं का साथ कमलेश शाह के साथ में है, क्या लगता है आपको धीरेन्द्र शाह उनको मुकाबला दे पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे? देखिए मनीष, जिस तरह से आपने जिक्र अनुभव का किया, तो धीरेन्द्र शाह को वैसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल, जब उनको चुनाव लड़ाना था कांग्रेस को, तो ठीक उससे पहले उन्होंने एक सोसाइटी में जिस तरह से वो काम किया करते थे, उस सोसाइटी से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो मैदान में आए। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है मनीष, यहाँ पर अहम बात यह है, बिल्कुल दोनों तरफ से जिसका जिक्र हम कर चुके हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरी ताकत, पूरे दिग्गज इस चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम जब कमलेश शाह की बात करते हैं तो कमलेश शाह
जिस परिवार से आते हैं, जिस राजशाही परिवार से आते हैं, हर्रई जो राजशाही परिवार है उससे वहाँ पर आते हैं, और यही कारण है कि अच्छा खासा दबदबा अमरवाड़ा सीट पर इस परिवार का रहा है। लेकिन जब बात धीरेन्द्र शाह की आती है और कांग्रेस ने किस रणनीति के साथ उनको उम्मीदवार बनाया, उसके पीछे की रणनीति यही है कि जो धीरेन्द्र शाह है, जो वहाँ पर आंचल कुंडल धाम है, यानी कि आदिवासियों का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, और उसी परिवार से धीरेन्द्र शाह आते हैं, और यही मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने यहाँ पर चला है कि जिस जो आंचल धाम है, आंचल कुंड धाम है, जिसके प्रति आस्था आदिवासियों की सबसे ज्यादा है, उसी परिवार से धीरेन्द्र शाह है, और उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। जब फिर बात आती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, जहां से देव रामेन भरावी है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और कांग्रेस इसलिए मजबूत दिख रही है कि धीरेन्द्र शाह उस आंचल कुंड धाम से है जिसके प्रति आस्था, क्योंकि 80% मनीष 80% के आसपास आदिवासी वोट बैंक है, इसीलिए ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है, और आदिवासी बहुल पूरा जिला है, 7 सीट जो है उसमें आदिवासी बहुल इलाके माने जाते हैं। अधिकतर सीट ऐसी है जहां पर आदिवासियों का ही दबदबा है, वो ही निर्णायक वोटर हैं। चलिए ठीक है, अब हम रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की मंगलौर सीट का, जहां से अर्चना ढींगरा जी तमाम बड़े अपडेट्स देंगे। अर्चना जी, जिस प्रकार से हम मंगलौर की जो चुनावी जंग देख रहे हैं, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी आज तक इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस हमेशा से ही इस सीट पर काबिज रही है, कभी बीएसपी तो कहीं कांग्रेस, लेकिन इस बार हम जो लड़ाई देख रहे हैं वो त्रिकोणीय है। क्या लगता है आपको कि बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है वो हरियाणा के है, और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो जो नेता है बाहरी है, वो स्थानीय लोगों का दर्द और उनकी जो मुद्दे हैं वो नहीं समझ पाए हैं। अर्चना जी, अर्चना जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है अर्चना जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, बिहार का हम रुख कर लेते हैं। बिहार से शेख मकबूल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शेख मकबूल, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और राजद आमने सामने है, लगातार दोनों की यहाँ पर भिड़ंत देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली बार जब है कि आम चुनाव के बाद में ये मिनी चुनाव हो रहे हैं वहां पर, तो इंडिया गठबंधन एक तरफ और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। क्या लगता है आपको कि इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा पाएगी? देखिए, मैं बता दूं कि पूर्णिया के रुपोली विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार को लेकर वोटिंग अब तक जारी है। रुपोली विधानसभा में 321 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। रुपोली विधानसभा उपचुनाव को लेकर कुल 11 प्रत्याशी मैदान में, हालांकि 3,13,599 वोट वाले इन विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक शेख मकबूल वहां पर कितनी वोटिंग हो चुकी है, और लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन लोगों के जहन में क्या है, मतदाताओं के मन में क्या है? देखिए, अब तक जो है ये जनता दल यूनाइटेड जो है, ये इसमें अब तक की जीत देखी जा रही है। जो कालाधर मंडल जो अभी सीट से मतलब चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि दिखाई दे रहा है कि इसकी जो है पल्ला भारी होने वाली है, क्योंकि ये जी ठीक है शेख मकबूल जी, जिस प्रकार से हम रुपौली विधानसभा का जब जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर आबादी अगर देखी जाए तो गंगोता जो समाज है उनके वोटर से ज्यादा है, वो ही इस सीट पर निर्णायक भूमिका में हमेशा रहे हैं, उनका ही यहाँ पर हमेशा कब्जा रहा। और इसी समाज से देखिए जो बीमा भारती है वो भी इन्हीं समाज से आती है, जिनको राजद ने उम्मीदवार बनाया है। आपको क्या लगता है कि बीमा भारती एक बार फिर से इस सीट पर काबिज होंगी, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हमने वोटिंग देखी तो उन्हीं का कब्जा था? जी, इस मुकाबले में देखा जाए तो जो बीमा भारती है अभी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, किंतु वह वहां से हार गई थी। देखा जाए तो इस सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन और एनडीए प्रत्याशी के बीच ही है। इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी है, जो एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल है।
इस सबों के बीच जो है पूर्व विधायक शंकर सिंह भी चुनावी मैदान में है। रुपौली विधानसभा के 3 जो है ना प्रखंड में 42 पंचायतों में कुल 321 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो है बोलवाला पालाधर मंडल के ही है। ठीक है शेख मकबूल जी, आपके पास में लौट करके आऊंगा। राजेश सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में। लेकिन अगर हम अदर स्टेटों की भी अगर बात करें, अगर हम वेस्ट बंगाल का अगर जिक्र करें, तो जो वोटिंग पैटर्न हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान में हमने देखा कि लगातार यहाँ पर हिंसा का पैटर्न रहा है। किसी भी चुनाव की अगर हम बात करें, स्थानीय चुनाव की अगर हम बात करें, या लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, हर एक इलेक्शन में, हर एक चुनाव में यहाँ पर हिंसा रही है। तो क्या ये पैटर्न स्थायी हो गया है? हाँ देखिए मनीष, जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल की आ रही हैं, निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें हिंसा ना हो। अगर इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं मनीष, 4 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है पश्चिम बंगाल के, चाहे रायगंज की बात करें, चाहे हम रानाघाट दक्षिण की बात करें, या बगदा की, या फिर माणिक ताला की हम बात करें, हमने देखा कि किस तरह से जब विधानसभा चुनाव हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर ताकत झोंकी। और ये लग रहा था एक समय कि क्या शायद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा स्थापित कर सकती है, लेकिन उसने कब्जा अपना स्थापित नहीं कर पाई। इतना जरूर है कि कभी 2 सीटें पश्चिम बंगाल में उसकी रहा करती थी, लेकिन पिछले विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें वो 70 से प्लस यानी 75 के आसपास सीटें उसने जीती हैं। दूसरी तरफ अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव 2019 में जिस तरह से 16 लोकसभा की सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार ये लग रहा था कि 22 से 23 सीटें जीतेगी। वो जो सीटें थी वो घटकर पिछले लोकसभा चुनाव से आधी हो गई। तो ये जो 4 सीटें हैं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और ममता बनर्जी जिस तरह से वहाँ पर शासन करती है, जिस तरह से वहाँ पर सरकार चलाती है, बहुत संभावना है कि इसमें जो अधिकांश सीटें, सभी सीटें ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी वो जीते। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, चुनाव में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, चुनाव में जिस तरह से वहाँ चाहे हिंसा की बात कर लिया जाए, या फिर जिस तरह से जो आमने सामने की जो वहाँ पर लड़ाई होती है, वो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों से अन्य राज्यों से अलग है। उसके तमाम सारे मनीष फैक्टर हैं जब हम पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये भी लगातार लंबे समय से बात उठती रही है कि जिस तरह से घुसपैठिए वहाँ पर इंटर कर रहे हैं, जिस तरह से रोहिंग्या वहाँ पर इंटर कर रहे हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी से इस चीज़ के लिए कहा जाता है, तो ममता बनर्जी के जो थॉट होते हैं, जो तर्क होते हैं, वो दूसरे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां हैं, ये अभी फिलहाल यही है कि जो कुछ वहां पर कोई अगर है तो वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी जो सोचती है, जो करती हैं, वही पश्चिम बंगाल में सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन इन 4 सीटों पर जिस तरह से अभी तक की जो स्थिति है, अगर छुटपुट झड़प छोड़ दी जाए मनीष, तो अभी बेहतर तरीके से वहां पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होना है, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। जी बिल्कुल ठीक है। और जिन 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से जो 3 सीट हैं, वहां बीजेपी के विधायक ऑलरेडी थे, लेकिन उन्होंने दल बदल किया और सत्तारूढ़ टीएमसी में वो शामिल हो गए थे। लेकिन हमेशा से टीएमसी पर और वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन पर आरोप लगे कि लगातार वो बीजेपी विधायकों को डरा रही है, धमका रही है, दबाव बनाकर दबाव की सियासत वहां पर खेल रही है, और वो अपनी पार्टी में विधायकों को शामिल करा रही है। तो ये आरोप लगातार टीएमसी पर लगते रहे। बीजेपी ने उन पर हिंसा के भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बीच में अब जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं और जो वर्तमान में विधायक हैं टीएमसी के, वो उनका मुकाबला बीजेपी से है। तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर रैलियां की, अमित शाह जी ने भी यहाँ पर रैलियां की, लगातार रैली करने के बाद में क्या यहाँ परिवर्तन होगा? देखिए जो चीज़ें हैं मनीष, अगर पश्चिम बंगाल में कि हमने पहले भी कहा कि अच्छा परफॉर्म विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में किया, लेकिन बाद में यही जो विधायक चुनकर आए वो टीएमसी में जाकर शामिल हो गए। और जो ममता बनर्जी पर जो आरोप लगते हैं, जिस तरह से आरोप लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं अन्य दल से जो जीत कर आते हैं, उन पर तमाम तरह की चीज़ें ममता बनर्जी की तरफ से की जाती है या फिर टीएमसी की तरफ से की जाती है।
और उसी का परिणाम है कि वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इस भले उपचुनाव की 4 सीटें हैं, वहाँ पर पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। और इसलिए भी ताकत झोंकना जरूरी था क्योंकि एक ग्राउंड तैयार किया था विधानसभा चुनाव के दरमियान, और फिर उसका फायदा कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब स्थितियां परिस्थितियां अलग है क्योंकि उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में वहां पर नहीं जीत पाई। उसको फिर नए तरीके से, चूंकि आने वाले समय में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी है, तो फिर नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वहां पर मशक्कत करना है। हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय जो कि अभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पश्चिम बंगाल का जिम्मा उस समय विधानसभा चुनाव के दरमियान दिया था। तो अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि इन भले चार विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन यहां पर इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से टेम्पो सेट किया जाए, इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए, इस तरह से उनको तैयार किया जाए विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये एक तो उपचुनाव मकसद है ही, दूसरे आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में होंगे, वहाँ यहाँ से इन चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एक बेहतर ग्राउंड एक बार फिर वहां पर तैयार करना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, और बीजेपी को अपना ग्राउंड और मजबूत करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शेख मकबूल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से भिड़ंत है, एक और इम्तिहान है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। देखना होगा कि इन 13 सीटों में से बीजेपी और इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर फतह हासिल कर पाती है। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।